हेलो एंड एवरीबॉडी, वेलकम टू द वेदा आईएएस चैनल। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं और आज के बेहतरीन करंट अफेयर सेशन के लिए आप लोग रेडी होंगे। मेरा नाम है दिव्या एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। वैसे तो आज यूपीएससी पीसीएस से रिलेटेड कुछ इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी न्यूज़पेपर के अंदर, बट स्टिल आई हैव कवर्ड फ्यू न्यूज़ जो एडिटोरियल से रिलेटेड रही हैं इस वीक के अंदर और जो इम्पॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम्स, और साथ में क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे। आपकी एक कमेंट्स में मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें आप लोग बोल रहे थे कि आप हिंदी में भी कंटेंट को लाइए। मैं मोस्टली जो कंटेंट है उसको हिंदी में ही एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप पूछ सकते हैं, आगे जाके हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट लाने वाले हैं। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड। हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। चलिए पहली न्यूज पे चलते हैं, वो है जो कि हम सभी ने कई बार लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। जब भी हम कहीं खाना खाने जाते हैं, स्पेसिफिकली इन सम फैंसी रेस्टोरेंट, हमें पूछा जाता है कि आप नॉर्मल वाटर लेंगे कि मिनरल वाटर लेंगे, है ना। तो सवाल यही है कि मिनरल वाटर होता क्या है, हाउ डज इट नेचुरली कंटेन डिसॉल्व्ड मिनरल, राइट। तो मिनरल वाटर आप सभी ने सुना होगा, मिनरल वाटर के बारे में आपको पूछा जाता है और उसका थोड़ा सा पैसा भी बोल सकते हैं कि ज्यादा होता है। तो देखिए मिनरल्स क्या होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, राइट, ये पृथ्वी जो है इसकी क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को जब हम डिगअप करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं, तो हमें कई एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट। वही केमिस्ट्री में हम 118 एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं और कहीं ना कहीं यही वो मिनरल्स हैं, राइट। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। नेचुरली मतलब जो प्राकृतिक रूप से अकर हुआ है हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर, और वो हमें जनरली रॉक्स के थ्रू मिलता है, या फिर अगर हम हमारी अर्थ को डिगअप करें, हमारी पृथ्वी को डिग करें तो हमें वो मिलते हैं। तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इनकी, अपनी अपनी केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, राइट। तो बात यही है कि मिनरल वाटर आता कहाँ से है। तो देखो, जब भी बारिश का पानी जमीन के अंदर सीप करता है, राइट, जमीन में जब सीप करेगा, बारिश होगी तो बारिश का पानी जमीन है उसके अंदर सीप करेगा, सीप करने को परकोलेशन कहते हैं, राइट। तो होता क्या है यहाँ पर, अगर मैं सीधा सीधा बताऊं, ये इमेज के थ्रू आप समझिए कि रेन वाटर जब जमीन के अंदर सीप करता है तो वो रॉक्स और सॉइल की लेयर्स के थ्रू ट्रैवल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ कैसी है, ऊपर हमारी जो क्रस्ट है, राइट, क्रस्ट एक्चुअली में ओशनिक क्रस्ट हो चाहे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, वो एक तरह से प्लेटें हैं, और वो प्लेटें जो है वो नीचे मैग्मा के ऊपर तैर रही है और मैग्मा में कन्वेक्शन करंट्स होते हैं। तो ये जो पूरी लेयर है क्रस्ट की, इसमें कई रॉक्स की लेयर है, उसके ऊपर सॉइल की लेयर है, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भी पानी पर्कुलेट करेगा तो वो आपकी जो रॉक्स है, सॉइल की लेयर्स है, इनके थ्रू ट्रैवल करता है। और इस प्रोसेस में, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें जो पानी है, वो वाटर है, वो डिसॉल्व हो जाता है, एंड डिसॉल्व हो जाता है जिसके अंदर मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऐसे मिनरल्स जो आपके रॉक सॉइल में प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, राइट, इस प्रोसेस में वाटर डिसॉल्व करता है इस तरह के मिनरल्स। अब ये प्रोसेस बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है कि आज बारिश हुई और कल हमें मिनरल वाटर मिल जाएगा, नहीं, इट टेक्स ईयर्स एंड सेंचुरीज। इसलिए मिनरल वाटर का कॉम्पोजिशन, जब हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं ना, तो ये काफी स्टेबल होता है, मतलब केमिकली लेस रिएक्टिव, एंड ये बहुत ज्यादा नेचुरल भी होता है, स्टेबल एंड नेचुरल, जब हम मिनरल वाटर की बात करते हैं। तो इसका पूरा ये जो लिंक है ना, ये पूरा प्रोसेस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपने पढ़ी होगी बचपन में, वाटर साइकिल की, बारिश हुई, नीचे पत्थरों में गिरी, सिप के जो पानी है वो पत्थरों में गया, ओशंस में गया, फिर से इवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, बारिश हुई। तो ये रॉक वाटर इंटीग्रेशन का यहाँ पर इंटरेक्शन का पार्ट रहता है। चलिए, तो इस तरीके से देखिए, मल्टी लेयर एक्विफर, एक्विफर वगैरह कुछ टर्म्स है, अभी मैं दिखाने वाली हूँ। परमिबिलिटी के थ्रू पानी सिप सिप के नीचे जाता है, राइट। और आप ये देख सकते हैं अलग अलग एक्विफर्स हैं, इंटरमीडिएट, सैंडस्टोन, क्ले, राइट। तो इन एक्विफर में जाके पानी इकट्ठा हो जाता है। अभी देखते हैं एक्विफर क्या है। तो देखो, न्यूज़पेपर एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग मिनरल वाटर क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम प्रोटेक्टेड सोर्सेज। प्लीज रिमेंबर, क्या है ये, नेचुरली अकरिंग ग्राउंड वाटर है, राइट, आपके
ग्राउंड ज़मीन के अंदर मिलने वाला पानी प्रोटेक्टेड सोर्सेज आपको स्प्रिंग्स एक्वीफर में मिलता है, जिसमें डिसॉल्व्ड मिनरल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कोई आर्टिफिशियली ऐड किए नहीं जाते हैं, कोई नेचुरल बोल सकते हैं, कोई अलग से जाके आप सिंथेटिकली इसमें कुछ एडिशन नहीं करते हो, नेचुरल फिल्ट्रेशन होती है, केमिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल कम है, बिल्कुल एब्सेंट है, मिनिमल या एब्सेंट है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से देखिए, प्रेसिपिटेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, वाटर टेबल्स, पानी नीचे जाएगा, यहाँ पे अनकन्फाइंड एक्वीफर है, कन्फाइंड एक्वीफर है। कुछ देखो मैं आपको टर्म समझा देती हूँ, है ना, क्योंकि आपने ये चीजें पढ़ी भी हैं। तो देखो कुछ टर्म्स आप समझ लीजिए। सबसे पहले एक्वीफर। एक्वीफर क्या होता है? एक अंडरग्राउंड एक्वीफर। एक अंडरग्राउंड में वाटर स्टोरेज की लेयर को ही एक्वीफर कहते हैं, है ना, वाटर स्टोरेज की लेयर, इसी को आप एक्वीफर कहते हो, जहां वाटर स्टोर होता है रॉक्स के बीच में, राइट। तो एक्वीफर क्या है? जमीन के नीचे पानी स्टोर करने वाली पोरस, पोरस मतलब जिससे पानी बह के निकल जाए, वो जो पोरस रॉक लेयर है, राइट, वहां से पानी गुजर के जब इकट्ठा होता है उसको एक्वीफर कहते हैं। तो रॉक्स में कैसे गैप होता है? जैसे कि आपने सैंडस्टोन के बारे में सुना होगा, लाइमस्टोन, इनमें ना छोटे छोटे पोर्स और गैप्स होते हैं, जैसे आपने एक स्पॉन्ज देखा हो, राइट। तो इन पोर्स या गैप्स बोल सकते हैं, इनके थ्रू पानी रिस के जाता है। तो रेन वाटर सीप करके रिस के यहाँ कलेक्ट होता है, वही वाटर हम कुएं से या स्प्रिंग से निकालते हैं। और दो तरह के एक्वीफर आपने देखे यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया, अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्वीफर। तो कन्फाइंड क्या होता है? जो रॉक लेयर के बीच में ट्रैप हो जाए, मतलब देखो आप कन्फाइंड है, एकदम फंसा हुआ है ना, तो दो रॉक लेयर के बीच में एकदम फंस जाए, बीच में ट्रैप हो जाए। और अनकन्फाइंड मतलब जो डायरेक्टली सरफेस से कनेक्टेड हो, ये आपकी सरफेस है, इससे कनेक्टेड रहता है अनकन्फाइंड एक्वीफर। बस यही फर्क है, बस बात इतनी सी है कि ये वाटर स्टोरेज वाली क्या है, जगह है अंडरग्राउंड के अंदर, ये एक्वीफर हो गया। पर्कोलेशन मैंने आपको बता ही दिया है, पर्कोलेशन का मतलब वाटर का जो स्लोली सॉइल और रॉक्स के थ्रू रिस के जाने को, प्रोसेस को पर्कोलेशन कहते हैं, राइट। इसके अलावा एक और मेजर टर्म है जो हम समझेंगे, वो है टीडीएस। तो इतना आपको समझ में आया कि मिनरल वाटर क्या है, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि बोन्स के लिए कैल्शियम, मसल्स के लिए मैग्नीशियम, फ्लूइड बैलेंस के लिए सोडियम, डाइजेशन के लिए बाइकार्बोनेट जरूरी है, ये सब मिनरल्स हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। अब इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट एक और टर्म आती है वो टीडीएस। टीडीएस मतलब वाटर में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस का टोटल अमाउंट। वाटर में क्या है? डिसॉल्व्ड जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस, इनका टोटल अमाउंट कहलाता है टीडीएस। टीडीएस एज इन टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, राइट। टीडीएस वो नहीं इनकम टैक्स वाला टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ओके। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट, आपका सोडियम, सॉल्ट्स, और ये डिसाइड करता है, आपके घर में आरओ लगा है तो वो चेक करने आता है टीडीएस, आरओ वाले भैया, राइट। वो बोलते हैं कि टीडीएस यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, टीडीएस का एक रेंज फिक्स होता है। मिनरल वाटर का भी एक फिक्स टीडीएस रेंज होता है। अगर लो टीडीएस है तो बिल्कुल फ्लैट टेस्ट आएगा, है ना, मतलब कि बिल्कुल ब्लैंड, एकदम फीका फीका सा टेस्ट आएगा अगर लो टीडीएस है। मॉडरेट है वो बेस्ट होता है ड्रिंकिंग के लिए, और हाई टीडीएस मतलब बहुत ही सॉल्टी है ना, नमकीन टेस्ट है आपका, स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, हार्ड टेस्ट है। तो ये टेस्ट को डिसाइड करता है, ये भी डिसाइड करता है, टीडीएस ये भी डिसाइड करता है कि जो वाटर है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, ये भी बताता है, क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक मेजर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स और टीडीएस का कॉन्सेप्ट, जिससे हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि पानी की क्वालिटी क्या है। तो ये पूरा टीडीएस के बारे में मैंने आपको बताया। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है? तो देखो हार्ड वाटर वही है, अगर ड्रिंकिंग के लिए देखें तो कुछ बेनिफिट्स हैं, टेस्ट बेटर करता है। सॉफ्ट वाटर दैट रिड्यूसेस कंज्यूमर्स एबिलिटी टू रिसीव वाइटल मिनरल्स, में सोडियम ज़्यादा होते हैं। कुछ आपने जिन्होंने जहाँ जिस जगह रहे होंगे आपने देखा होगा आपके बाल उड़ जाते हैं, राइट, खराब पानी की वजह से, तो वो हार्ड वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर में आपके बाल अच्छे धुलेंगे। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस है, आप रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ जो मेजर डिफरेंस आता है, जो हमें सिंपली रेस्टोरेंट में फेस करना पड़ता है, कि आप मिनरल वाटर लेंगे, आप टैप वाटर लेंगे, आप डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। तो मिनरल वाटर मतलब जो नेचुरल एक्वीफर, जो अभी हमने डिस्कस किया, वहां से आ रहा है। नेचुरल स्टोरेज जो अंडरग्राउंड में है, बारिश का पानी, राइट, जो रिस के गया है, नेचुरल है। ट्रीटमेंट इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए और ये बेस्ट है।
बैलेंस तरीके से माना जाता है। टैप वाटर क्या है हमारा, जो हमारे नदियां या फिर हमारे बोरवेल का जो पानी होता है, सिंपल सी बात है ना। वेरी करता है मिनरल्स इसके अंदर, क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन, ये जो हम घर में आर ओ लगाते हैं ये भी इसी के लिए है। सेफ है बट इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक तरह से इसको आपको दर बदर चेक करवाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा इसमें आपको आर्टिफिशियल स्टेबलाइजर्स भी डालने पड़ते हैं। डिस्टिल्ड मतलब तो बिल्कुल प्योर, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, जिसमें हमने बचपन में पढ़ते थे ना, डिस्टिल्ड वाटर में पानी जो है वो मतलब उसमें आपको वो करंट नहीं लगेगा क्योंकि मिनरल्स नहीं होते हैं, है ना, मिलावट नहीं है, तो नॉट फॉर डेली यूज, सूटेबल नहीं है, आर्टिफिशियल सोर्स होता है डिस्टिल्ड वाटर। अब देखो यहाँ बात आती है कि रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब कर सकता है, आपको नहीं पीना चाहिए, है ना। पैकेज जो वाटर होता है ना वो आरओ ट्रीटेड होता है, उसमें मिनरल्स आर्टिफिशियली ऐड किए जाते हैं। आप बिस्लेरी पीते हो, आप ये एक वो हिमालय वाला आता है, वो तो वो एक्वीफर वाला ही पानी होता है, वो थोड़ा महंगा होता है। बिस्लेरी हो गया, और कौन सा आता है, एक दो और नेम्स आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये सब जो आरओ ट्रीटेड होते हैं, मतलब जैसा अपन घर में पानी पीते हैं और फिर उनमें ऊपर मिनरल्स आर्टिफिशियली ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको रेगुलेट कौन करता है, फसाई करता है, बीआईएस करता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीआईएस हम क्योंकि सोच नहीं पाते। और रूल्स ये हैं कि आपको जो सोर्स है जहां से आप मिनरल वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करना है, पोल्यूशन फ्री करना है। ठीक है, मिनरल कॉम्पोजिशन नेचुरली स्टेबल हो, लेबलिंग मैंडेटरी होनी चाहिए कि ये पानी आप कहाँ से लाए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न है ना बहुत बड़ा। और डिफरेंस जो है वो हाईलाइटेड रहता है एडिटोरियल्स में, वो ये है कि जो आप पैकेज पानी पीते हैं ना, कि एक बिस्लेरी की बोतल दे दो, उसका मतलब ये नहीं कि आप नेचुरल वाटर, मिनरल वाटर पी रहे हो, तो ये हमेशा ध्यान रखें, है ना। अभी देखो इशू आया क्यों है न्यूज़पेपर में, क्योंकि हमारी ये जो कंपनियां है ना, ये ओवर एक्सट्रैक्शन में बहुत ज्यादा, हर किसी को इतना पैसे वाला बनना है एक ही दिन में, तो ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, राइट, उससे क्या हो रहे हैं, हमारे जो एक्वीफर्स हैं, जो नेचुरल स्टोरेज है पानी के, वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। तीसरी चीज, आप क्या कर रहे हो, बॉटल वाटर की इंडस्ट्री बना रहे हो, देते तो आप प्लास्टिक की बॉटल में ही हो, राइट, तो उसकी वजह से प्लास्टिक का पोल्यूशन बढ़ रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट हाँ, बेनिफिट्स ये है कि हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहती है, मैग्नीशियम अच्छा रहता है, मसल एंड फंक्शन, डाइजेशन बढ़िया है, पर ये कोई मैजिक हेल्थ ड्रिंक नहीं है बेटा, है ना। ध्यान रखें, बैलेंस डाइट, अच्छी नींद, अच्छी एक्सरसाइज, इट इज मोर देन मिनरल वाटर। गाँव में कौन पीता है मिनरल वाटर, राइट, तो इट इज नेचुरली सोर्स ग्राउंड वाटर, ध्यान रखिएगा। एंड ये सारी बातें हैं जो इसके बारे में हमने करी है। सो दैट वाज इट। अब इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू मिनरल वाटर, प्योरली बेस्ड ऑन प्रीलिम्स, ओके। तो मिनरल वाटर से रिलेटेड कुछ न्यूज है, क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। मिनरल वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज एंड नेचुरली कंटेन्स डिसॉल्व्ड मिनरल, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। द मिनरल कंटेंट इन मिनरल वाटर इज आर्टिफिशियली एडेड फॉर प्यूरिफिकेशन। देखिए आराम से, पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, या तो एक सही है या दो सही है। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स डिटरमाइन द टेस्ट एंड हार्डनेस ऑफ वाटर, क्वालिटी, टेस्ट, हार्डनेस, ठीक है। जनरल, डिस्टिल्ड वाटर इज आइडियल फॉर रेगुलर कंजप्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। देखिए अब फिर से इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, अभी जो हमने किया है उससे कवर हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन प्रीलिम्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन एंड क्वालिटी, एक्वीफेर, परकोलेशन, टीडीएस, इनमें से कौन सा है जो इसका रिलेशन है। रिलेशन कैसा भी हो सकता है ना, आपकी मासी से बहुत अच्छा रिलेशन है, आपकी दूर की मासी से भी तो रिलेशन है ही, तो कुछ भी हो, राइट, इफेक्ट, इम्पैक्ट, रिलेशन, अफेक्ट, कुछ भी आप देखें तो थोड़ा सा भी होगा वो भी आपका कंसिडर किया जाएगा। तो विच ऑफ द अबव आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर फॉर्मेशन एंड क्वालिटी, कौन सा रिलेटेड है। तो आप लोग आसानी से, अभी हमने तीनों चीजें पढ़ी है, देख सकते हैं, बताइए मुझे कमेंट्स में आंसर। दूसरा अगेन एक इंपॉर्टेंट डिबेट है जो चल रही है, दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी, डिसेंट एंड व्हाट, एंड यहाँ पर एंटी नेशनलिज्म की डिबेट। ठीक है, क्या है ये, देखो आजकल ना हमारी इंडिया के अंदर कुछ ऐसा हो चुका है कि अगर आप सरकार की किसी डिसीजन से ना खुश हो, मतलब आप डिसेंट दिखा रहे हो सरकार के साथ और उनके खिलाफ अगर कुछ आवाज उठाते हो, तो आप एंटी नेशनल कहलाए जा सकते हो। ऐसी चीजें आजकल हम जनरली देख पा रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो ये जो न्यूज है ये किससे रिलेटेड है, एक्चुअली में ये इश्यू सरफेस हुआ आफ्टर प्रोटेस्ट
जब होते हैं इंडिया यूथ कांग्रेस के ड्यूरिंग द इंडिया एआई समिट। इंडिया एआई समिट के बारे में आप जानते ही हो कि हमने कितना अच्छा प्रदर्शन किया था। तो डिबेट ये है कि क्या डिसेंट मतलब असहमति एंटी नेशनल हो सकती है ना। तो वेयर शुड द लाइन बी ड्रॉन फ्रॉम डेमोक्रेटिक डिसेंट एंड नेशनल यूनिटी। डिसेंट का मतलब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, डिसेंट इन डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखो, डिसेंट का मतलब कि आपके पास पूरा पूरा अधिकार है टू डिसएग्री विद द गवर्नमेंट। जरूरी नहीं गवर्नमेंट की आप हर बातें माने, और ये प्रोटेक्टेड है अंडर अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, दोनों के बीच में आप क्या है यहाँ पर, इट इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या कहता है, डिसेंट इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। सेफ्टी वॉल्व का क्या मतलब है यहाँ पे, मींस डिसेंट डेमोक्रेसी का प्रेशर रिलीज सिस्टम है। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, तो उसका वॉल्व होता है। तो प्रेशर रिलीज सिस्टम है कि अगर हमें कुछ भी चीज खराब लग रही है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। लोगों को अपनी बात रखने दो, उससे क्या होगा, सिस्टम स्टेबल रहेगा। अगर आपने असहमति है लोगों की और उस डिसेंट को सप्रेस किया तो प्रेशर बिल्ड होगा। अगर प्रेशर बढ़ता है जिस तरह प्रेशर कुकर में, तो क्या होता है, वो फट जाता है। मतलब फिर क्या होगा, अनरेस्ट होगा, लोग सड़क पे उतर आएंगे, रिवॉल्ट्स हो सकते हैं, राइट। तो पीसफुल प्रोटेस्ट होना हेल्दी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, बट अगर आप उसे सप्रेस करोगे तो वो इंस्टेबिलिटी लेकर आएगा। तो डिसेंट क्या है, इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी वॉल्व, राइट, कि वो प्रिवेंट करता है कुछ फ्यूचर में, आप बोल सकते हैं जो बिल्ड अप हो रहा है, पब्लिक डिसकंटेंट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए उसको लेकर। तो ये काफी सही चीज है, पर क्या हमारे देश में ऐसा हो पा रहा है, और ये एंटी नेशनल नैरेटिव क्या है। तो देखो, हम जनरली एग्जांपल्स देखते हैं, रीसेंट ईयर्स में ट्रेंड हाईलाइट हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट ले लो या फार्मर प्रोटेस्ट ले लो। पैटर्न क्या है कि गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती है अगर उनके किसी डिसीजन को लोग नहीं मान रहे, और उन्हें एंटी नेशनल का लेबल दे देती है। अभी सोनम वांगचुक के साथ भी क्या हुआ ये भी हम जानते हैं। प्रोटेस्टर्स आर समटाइम्स सीन एज अ थ्रेट, मतलब जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उनको एज अ थ्रेट की, डेंजर की तरह देखा जाता है। और मीडिया का क्या रोल रहता है, कुछ सेक्शन एम्पलीफाई करते हैं वन नेशन वन आइडेंटिटी, कुछ मीडिया वाले बोलते हैं कि नहीं भाई, डिसेंट मैटर नहीं करता, हमारे लिए तो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी का सवाल है, देश की यूनिटी ज्यादा ऊपर है डिसेंट से। अरे हेल्दी डेमोक्रेसी में ये तो डेमोक्रेसी का एक फीचर है, राइट। तो जनरली फेडरलिज्म वर्सेस, बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेट का डिबेट रहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते हैं यूनिक है ना, क्योंकि हम क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर में, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर मतलब, देखो फेडरलिज्म क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं। फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है, व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये वर्टिकल डिवीजन कहलाता है फेडरलिज्म, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर देती है, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को। दिस इज नोन एज फेडरलिज्म, राइट, द सिस्टम ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वाजी फेडरल अगर हम बात करें, ठीक है। क्वाजी फेडरल मतलब सिंपल सी बात है कि आप क्या कर रहे हो, पावर को डिवाइड कर रहे हो सेंटर और स्टेट के बीच में, जो कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करता है। बट हम जानते हैं कि हल्का सा ना हमारे देश के अंदर एक यूनिटरी टिल्ट तो है ना, एक यूनिटरी टिल्ट तो है। मतलब आखिर में तो डिसीजन सेंटर के हाथ में ही होता है, सेंटर स्ट्रॉन्गर है। और कंकरेंट लिस्ट जो हमारी 3 लिस्ट बनती है, 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राइट, इसमें भी कंकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर कानून बना सकते हैं, इसमें भी जो है वो सेंटर क्या कर पा रहा है, ओवर पावर कर पा रहा है, ओवरराइड कर सकता है। तो 2 कंपीटिंग व्यूज आ जाते हैं अब हमारे यहाँ पे। कैसे कि स्ट्रॉन्ग स्टेट के हिसाब से तो नेशनल यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। डिसेंट अगर आप सरकार की बात नहीं मान रहे हो तो फ्रैगमेंटेशन का रिस्क रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस। और फेडरल व्यू क्या बताता है कि इंडिया एक डाइवर्स सोसाइटी है, राइट। अगर डिसेंट रहेगा तो एक हेल्दी डिबेट भी तो रहेगी। तो ऐसा नहीं जरूरी कि यूनिटी होना इज नॉट इक्वल टू यूनिफॉर्मिटी। हम एक हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एक तरीके से सोचते हैं, राइट। हम जो चाहे हम सब एक ही है, पर हम किसी चीज से सहमत है और किसी चीज से असहमत है। तो न्यूज़पेपर्स हमेशा कंक्लूड करते हैं कि टू मच सेंट्रलाइजेशन कैन वीकन डेमोक्रेटिक स्पिरिट, जो कि हमने इंदिरा गांधी जी की सरकार में भी देखा है, राइट। और सभी देखते हुए आए हैं अलग अलग सरकारों के अंदर, और आज भी हम यही देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो कोर डेमोक्रेटिक क्वेश्चन है, ये
पूरा इशू एक फंडामेंटल सवाल उठाता है कि आखिर ये डिसेंट और नेशनल कोहेजन, इनके बीच में एक बैलेंस कैसे मेंटेन करें, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म अलाउड है, डायलॉग इनकरेज किया जाता है, माइनॉरिटी की आवाज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है, और वीक डेमोक्रेसी में डिसेंट को माना जाता है डिसलॉयलिटी, कि चलो अगर आप हमारी बुराई कर रहे हो तो तुम देश के ही खिलाफ हो। तो लोगों के बीच में डर रहता है, मीडिया भी पोलराइज्ड और बायस्ड हो जाती है, राइट। तो ये एंगल आ रहा है, ये एआई समिट से आया है, समझ में आया। टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है, सोशल मीडिया नैरेटिव्स एम्पलीफाई करता है, और आजकल एआई से कितना कुछ कंटेंट बन रहा है जिससे मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो सकती है ना। तो डिसेंट को क्यों क्विकली मतलब एंटी नेशनल का डिबेट लेवल मिल जाता है, पब्लिक ओपिनियन बहुत पोलराइज्ड हो जाता है। तो यही कंक्लूजन अगर मैं कहूँ वन लाइन में, तो वो यही है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट को बैलेंस किया जाता है और यूनिटी को भी उसके साथ बैलेंस किया जाता है बाय प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच। सरकार का, स्टेट का ये ड्यूटी है बाय प्रोटेक्टिंग, कि हम फ्री स्पीच को, हेट स्पीच नहीं, वो तो अलाउड ही नहीं, फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करें while ensuring national integrity। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, एक डिबेट, एडिटोरियल आया था, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। अब एक सवाल है बढ़िया सा, विद रेफरेंस टू डिसेंट इन अ डेमोक्रेसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राइट टू डिसेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको बताया डिसेंट इज कंसिडर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बताइए ये दोनों नहीं हो रहे, थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी। सप्रेशन ऑफ डिसेंट में लीड टू इनस्टेबिलिटी इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर आप डिसेंट को दबाएंगे, लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, फट जाएगा ना प्रेशर कुकर की तरह। तो डिसेंट वाल्व सिस्टम की तरह है, राइट। तो आप देखिए क्या चीजें सही लिखी है एंड ट्राई टू आंसर नाउ। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, व्हाई इज चेन्नईज माइक्रोप्लास्टिक प्रॉब्लम बिगर देन इट लुक्स। बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं ये इश्यू है माइक्रोप्लास्टिक को लेके, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी रहता है। तो देखो हुआ क्या है, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, स्टडी हुई थी रिसेंटली बाय वीओ चिदम्बरम कॉलेज इन चेन्नई। उन्होंने बीचेस जो है चेन्नई पे, चेन्नई कहाँ है, राइट, आप समझ पा रहे होंगे, ये इंडिया है, इंडिया का केरल है, ये यहाँ है तमिलनाडु, तमिलनाडु के थोड़ा सा अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ है चेन्नई। यहाँ पर उन्होंने स्टडी करी और माइक्रोप्लास्टिक की क्वांटिटी कम है, ऐसा फाइंडिंग में पता चला कि क्वांटिटी तो कम है माइक्रोप्लास्टिक जो इनके बीचेस पे है, बट रिस्क ज्यादा है ना। कम होने का मतलब ये नहीं होता कि रिस्क ही कम है। तो न्यूज़पेपर्स ये हाईलाइट कर रहे हैं कि पोल्यूशन को सिर्फ अमाउंट से मेजर करना क्या है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, कि कम अमाउंट का मतलब ये नहीं कि कम रिस्क है। तो यही पहला पॉइंट है कि चेन्नई बीचेस में क्या हो रहा है, टोटल जो माइक्रोप्लास्टिक है वो रिलेटिवली बहुत कम है, बट इनमें जो इन माइक्रोप्लास्टिक में सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है वो है नायलॉन फाइबर, जो हम मछली पकड़ने जाते हैं फिशिंग नेट, उनसे निकलता है। अब ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि फाइबर्स बहुत हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े, फाइबर मतलब पूरा धागा। तो इनका साइज देखो, साइज क्या है, एक सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं, वो प्लास्टिक के पार्टिकल जो 5 mm से भी कम होते हैं, है ना। और ये जो टूटे फूटे प्लास्टिक का वेस्ट हो गया, सिंथेटिक के क्लोथ्स हो गए, फिशिंग गियर्स, इनसे निकल के आता है। तो अभी डेंजरस क्यों है, क्योंकि फाइबर्स बहुत हार्मफुल होते हैं। साइज इनका 1000 माइक्रोमीटर, ये आप देख सकते हैं, माइक्रो 10⁻⁶, इससे भी कम, इजीली इंजेस्ट हो जाता है, कोई भी इसे इंजेस्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कम है माइक्रोप्लास्टिक तो रिस्क नहीं है, नहीं, रिस्क डिपेंड्स ऑन द टाइप, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। साइज अगेन इजीली इंजेस्टेड, और शेप फाइबर है, सिंपल सा, है ना। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा क्या दिखाया है, एक रिस्क दिखाया है, इकोलॉजिकल और हेल्थ रिस्क तो है ही बहुत बड़ा, क्योंकि क्या होगा, मरीन इकोसिस्टम बहुत जल्दी इम्पैक्ट होता है। कैसे इम्पैक्ट होगा कि जो प्लैंकटन्स होते हैं वो उसे खाएंगे। प्लैंकटन्स आपने जो ऊपर की लेयर्स में रहते हैं पानी के, राइट, जो ग्रीन कलर के होते हैं, सनलाइट पे भी डिपेंडेंट होते हैं, इनको खाने क्या आती है, फिशेस खाने आती हैं। फिशेस को कौन खाते हैं, इंसान खाते हैं, राइट। तो प्लैंकटन्स ही अगर प्लास्टिक को इंजेस्ट कर लेंगे तो यही प्लास्टिक किसके पेट में जाएगा, फिश के पेट में, और फिश के पेट से किसके पास आएगा, ह्यूमंस इसे कंज्यूम करेंगे। तो फूड चेन पूरी कंटैमिनेट हो जाती है। कुछ को अब अगर मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाऊं, देखो ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर है ना, ये फिश के ही सर्जरी के बाद ऐसा देखा गया कि इस तरीके का
फिश के अंदर से प्लास्टिक निकला है। आप देखिए, आप समझ सकते हैं मतलब कि कितना ज़्यादा टॉक्सिन कैरियर है, इतने हार्मफुल माइक्रोब्स जो हैं वो देखे जाते हैं, राइट। अब चेन्नई ही क्यों यूनिक है, क्योंकि मेजर सोर्स है फिशिंग इंडस्ट्री चेन्नई की, और उसमें नायलॉन नेट्स का यूज किया जाता है। नायलॉन का कपड़ा जो आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स में तो आप देखते होंगे, एक सॉफ्ट सा कपड़ा जो हम पहनते हैं, पसीने को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, माइक्रो प्लास्टिक माइक्रो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर, इसलिए, राइट। तो नायलॉन का नेट जो है वो इसी से बनता है। फिर अर्बन फैक्टर्स में जो टेक्सटाइल का वेस्ट है, सिंथेटिक क्लोथ्स का, वो ज्यादा है, कोस्ट में। कोस्टल सिटी जो है वो डायरेक्ट ओशन की एंट्री है वहां पे, तो ऑब्वियसली जितना भी आप बोल सकते हो कि कितना ज्यादा इकोलॉजिकल रिस्क है, सब कुछ यहाँ पर वेस्ट हो गया, जनरेशन, एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग। ह्यूमन हेल्थ का लिंक तो है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओशन से फिश कंज्यूम करेगी, फिश को हम इंसान कंज्यूम करेंगे, तो हम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या खा ही रहे हैं, प्लास्टिक को। फिशेस तो मर ही रही हैं, राइट। तो आप क्या करें, यहाँ पर इमर्जिंग कंसर्न है कि अभी भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो अंडर रिसर्च चल रहा है, बट पॉसिबल लेंगे कि इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा, एंडोक्राइन डिसरप्शन रहेगा। तो वे फॉरवर्ड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड क्या है बेटा, कि सोल्यूशन जो हाईलाइट हुए कि आप वेस्ट को मैनेज करो, जो फिशिंग के गियर्स इनको रिसाइकल करो, अर्बन वेस्ट को सेग्रीगेट करो। आप लोगों में से ही मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो सूखा कचरा और गीला कचरा, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, जो 2014 से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का अपना एजेंडा निकाला, आप खुद ही बताइए कितने लोग ये करते हैं, या एक साथ ही जाके कूड़ा डालते, नहीं करते ना। तो सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन नहीं करते, और यहीं पे जरूरत है वेस्ट मैनेजमेंट को सेग्रीगेट करने की, है ना। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन में हम बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो फिर से खत्म हो जाए, एनवायरनमेंट में पड़े ना रहे सालों तक, तो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, डिग्रेड हो जाए वो समय के साथ, और एक तरह से बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक मैटर इसे डिग्रेड कर सके। इम्प्रूव टेक्सटाइल डिजाइन हो, पॉलिसी मेजर्स, मॉनिटरिंग नॉट जस्ट क्वांटिटी बट द टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो, है ना। अवेयरनेस फैलाएं हम फिशर कम्युनिटीज में, अर्बन कंज्यूमर में। तो ये 3 मेजर आपके आज के इश्यूज रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगेन आप मुझे कॉमेंट में जवाब देंगे। माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड, माइक्रोप्लास्टिक और प्लास्टिक मटीरियल्स smaller than 5 millimeter, बताइए yes. The ecological risk of microplastics depend only on their quantity in their environment. क्या माइक्रोप्लास्टिक का इकोलॉजिकल रिस्क सिर्फ और सिर्फ ओनली, एक्सट्रीम आ गया है, ऑन देयर क्वांटिटी इन द एनवायरनमेंट, सिर्फ उनकी क्वांटिटी से ही हम इकोलॉजिकल रिस्क पता कर पाते हैं? नहीं, हमने क्या देखा, टाइप, साइज, ये भी मैटर करता है। माइक्रोप्लास्टिक्स कैन एक्ट एज कैरियर्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कैरियर्स मतलब वेक्टर, एक जगह से दूसरी जगह हो ही रहा है ना, ओशन से फिश, फिश से ह्यूमंस में। तो देखो आपने 2 एलिमिनेट कर लिया, 2 एलिमिनेट करती ये और ये उड़ गए, है ना, क्योंकि दे डिपेंड नॉट ओनली ऑन देयर क्वांटिटी बट ऑन वेरियस अदर फैक्टर आल्सो। अब बचा 1 3 तो सही है, हमें अब 4 देखना है। फाइब्रस माइक्रोप्लास्टिक्स आर लेस हार्मफुल देन लार्जर प्लास्टिक फ्रेगमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा कि फ्रेगमेंट जो होते हैं, टुकड़े, वो ज्यादा डेंजरस नहीं है व्हेन इट कंपेयर्स टू, रिलेटिवली कंपेयर टू फाइब्रस। तो 4 वाला क्या हो जाएगा, फाइब्रस लेस हार्मफुल नहीं, दे आर मोर हार्मफुल। तो 1 and 3 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, बाकी के ऊपर के जो ये वाला डिसेंट इन डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल है, और आपके टीडीएस इन सब से लेकर और मिनरल वाटर से रिलेटेड जो सवाल है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगेन विद अ न्यू सेशन वेरी सून। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको सेशन पसंद आया है, अगर आपको ऐसे ही सेशंस की और भी ज़रूरत लग रही है, आपको अगर यूपीएससी प्रीलिम्स देना है, अगर आपको 365 की भी रिक्वायरमेंट है, एज इन कि पॉलिटी का 365, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, तो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, वो भी हम प्लान करेंगे अगर आपकी डिमांड रहेगी। सो दैट वाज इट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू वेदा IAS, हम बहुत अच्छी न्यूज़ और अच्छा कंटेंट आपके लिए जल्द ही लाने वाले हैं, राइट। See you all. Have a nice day. Bye-bye.